25 मई 2013 झीरम घाटी का वो दिन जिसने छत्तीसगढ़ की राजनीति को हमेशा के लिए बदल दिया। कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा पर हुए नक्सली हमले में कई बड़े नेताओं की मौत हुई और पूरा प्रदेश दहल उठा। करीब 13 साल बाद जब सरकार बस्तर से नक्सलवाद खत्म होने का दावा कर रही है, तब झीरम की यह पहली बरसी है जो नक्सल मुक्त बस्तर के माहौल में मनाई जाएगी। लेकिन बरसी से पहले ही बस्तर एक बार फिर सियासी बहस के केंद्र में आ गया है। पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने बस्तर में बढ़ती औद्योगिक गतिविधियों और विकास मॉडल पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा, सिर दर्द गया तो 104 डिग्री बुखार आ गया। कांग्रेस का आरोप है, नक्सलवाद खत्म होने के नाम पर अब जल, जंगल, जमीन और आदिवासी अस्मिता का खतरा बढ़ गया है। अगर आप बोलते हैं कि नक्सली समस्या खत्म हुआ, चलो हम मानते हैं खत्म हुआ, लेकिन उससे बड़े हमारे जल, जंगल, जमीन को लूटने वाले आ गए। ना उनके सामने किसी प्रशासनिक अधिकारी का चलना है, ना किसी नेता का चलना है। तो ऐसे व्यवस्था से छत्तीसगढ़ वासियों को क्या मिला? थोड़ा हल्का बुल्का सिर में दर्द था, उसको तो आपने ठीक कर दिया, लेकिन 104 डिग्री का बुखार ले आया। तो एक दर्द को मिटाने के लिए उससे बड़ा दर्द आप ले आए। अमरजीत भगत के बयान पर सरकार की ओर से भी तीखा पलटवार सामने आया। कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप ने कांग्रेस पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि नक्सली हमेशा कांग्रेस की बी टीम की तरह काम करते रहे हैं और अब जब बस्तर से नक्सलवाद खत्म हो रहा है तो सबसे ज्यादा पीड़ा कांग्रेस को हो रही है। सरकार का दावा है कि बस्तर अब बंदूक नहीं बल्कि विकास, सड़क, शिक्षा और निवेश की नई पहचान बन रहा है। नक्सलियों के खत्म होने की पीड़ा, नक्सलवाद के खत्म होने की पीड़ा जो है कांग्रेस को उठानी पड़ रही है, क्योंकि कहीं न कहीं से उनकी बी टीम के रूप में नक्सलवादी संगठन किया करते थे। और वो लोग तो झीरम के जो कांड को लेकर के बड़ी बड़ी बातें करते थे और उनके एविडेंस जेब में लेकर घुमा करते थे। 5 साल में कभी उन्होंने कभी इस पर कार्रवाई नहीं की। उनके समय में सर्चिंग ऑपरेशन पूरी तरीके से बंद था। उनके गृह मंत्री जी को आज तक हमने वहाँ पर बस्तर में जाकर के कभी बैठक लेते हुए नहीं देखा कि वो नक्सलवाद के खिलाफ में है। और नक्सलवाद के खिलाफ में हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी ने बड़ी इच्छा शक्ति के साथ में, रणनीति के तहत में लड़ाई लड़ी। माननीय अमित शाह जी, हमारे देश के गृह सहकारिता मंत्री जी, जिनके संकल्प के कारण से पूरा हो सका। माननीय हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कारण से ये संभव हो सका। हमारे राज्य के गृह मंत्री और डिप्टी सीएम विजय शर्मा जी लगातार उन क्षेत्रों में दौरा करके इसको लेकर यानी झीरम की बरसी से पहले एक बार फिर बस्तर की राजनीति में विकास बनाम आदिवासी अस्मिता की बहस तेज हो गई है। एक तरफ सरकार नक्सलवाद के खात्मे को बड़ी उपलब्धि बता रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष सवाल उठा रहा है कि विकास की कीमत कहीं बस्तर की पहचान तो नहीं। झीरम सिर्फ एक नक्सली हमला नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ की राजनीति का ऐसा जख्म है जो हर बरसी पर फिर ताजा हो जाता है। इस बार फर्क सिर्फ इतना है कि बरसी ऐसे समय आ रही है जब सरकार नक्सल मुक्त बस्तर का दावा कर रही है और विपक्ष उसी बस्तर के भविष्य को लेकर सवाल खड़े कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज, रायपुर। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है झीरम घाटी की फिर से आई बरसी पर। और ये जब भी घटना सामने आती है तो ये बात रह कर उठती है कि आखिर झीरम के असली गुनाहगार कहाँ हैं
और उसके बाद की जो स्थिति बनी उसको किस तरीके से सरकार हैंडल कर रही है, यानी झीरम की घटना के बाद क्या सबक लिया गया, इतने साल बीतने के बाद भी क्या उसकी सच्चाई सामने आ पाएगी। इसलिए एक बार फिर पुराने जख्म पर नई सियासत देखने को मिल रही है। इसी चर्चा को आज हम अपने डिबेट के ज़रिए आगे बढ़ाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये पुराना जख्म भर क्यों नहीं रहा। इस चर्चा को शुरू करते हैं, उससे पहले मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं इस पूरे मामले का कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए सुरेंद्र शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका। ये झीरम घाटी में भी प्रत्यक्षदर्शी थे तो ज़्यादा बेहतर ढंग से पक्ष रख सकेंगे, और इस पूरे मामले में बीजेपी का पक्ष रखेंगे। रविंद्र सिंह जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। और इस झीरम घाटी के पीड़ितों की ओर से पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद रहेंगे शिव नारायण द्विवेदी जी, ये भी झीरम घाटी के प्रत्यक्षदर्शी हैं, उनसे भी थोड़ी देर में हम जुड़ेंगे, तो उनका भी बहुत स्वागत है। तो तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और जैसा कि हमने बताया कि झीरम घाटी की बरसी यानी जब भी ये 25 मई की तारीख करीब आती है तो इसको लेकर बयानबाजी शुरू होती है। आपने स्टोरी के ज़रिए समझा कि आखिर क्या कह रहे हैं पक्ष विपक्ष। अब एक एक करके हमारे पैनलिस्टों से समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर कांग्रेस और भाजपा का इसमें क्या कहना है। सुरेंद्र जी, अब फिर से ये बात उठने लगी है कि झीरम घाटी की घटना के बाद कोई ख़ास सबक नहीं लिया गया और नक्सली ख़त्म हो गए, इस तरीके के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन नक्सलवाद की विचारधारा अभी भी मौजूद है और नक्सलवाद ख़त्म करने के बाद अब फिर से कुछ ऐसी चीज़ें यानी आधुनिकीकरण के नाम पर चीज़ें हो रही हैं जो कि चिंता प्रकट करने वाली चीज़ें हैं। कांग्रेस कैसे देखती है अब इतने बरस बीतने के बाद फिर से 25 तारीख का वो दिन आने वाला है? देखो मोहन भाई, ऐसा है, ये 25 मई का जब समय आता है, खास तौर पर 23, 24, 25 और यहाँ तक कि 26 तारीख तक, तो आमतौर पर ये देखा गया है कि हमारे जख्मों को फिर से कुरेदा जाए। आज हम उस दर्दनाक परिस्थिति को ध्यान देते हैं तो एक बात समझ में आती है कि मतलब जिस तरह से घटनाएं घटी और जिस तरह से किसी तरह बड़े बड़े हमारे नेता वहां शहीद हो गए, किसी तरह हम लोग जान बच गई, भगवान की कृपा थी। मगर ये जो झीरम घाटी के अपराध का मुद्दा जो है, ये टेनिस बॉल बन के रहे, कभी इधर से उधर उछाला जाता है, कभी उधर से इधर उछाला जाता है। कांग्रेस की सरकार भी रही 5 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, और अद्भुत बात यह है कि जो सरकार नक्सलवाद को पूरा समाप्त करने का दावा करती है, और उसने भी आज तक, मैं एक बात कहना चाहता हूँ आपसे कि देखिए ऐसा है कि आप तो जितने भी नक्सली जिन लोगों ने झीरम घाटी में अपनी वारदात शामिल रहे, जिन लोगों ने हत्याएं की हैं, वो तो सरकार के अधीन है, सरकार के कब्जे में है, आत्मसमर्पण कर चुके हैं या पकड़े जा चुके हैं। इसलिए इस रहस्य से पर्दा हटाना सरकार की अगर इच्छा हो तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। जिन लोगों ने बड़े बड़े हत्याकांड को स्वीकार कर लिया, बड़े बड़े कत्ल को और नक्सलवाद की घटनाओं को स्वीकार करके वो मुक्ति पा चुके हैं आत्मसमर्पण करने के बाद, तो क्या वो झीरम की जो सच्चाई है उसको नहीं बता सकते? क्या सरकार इस बात को जानने की कोशिश क्यों नहीं करती? भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा से इसको मुद्दा बनाए रखने का प्रयास किया है। कांग्रेस की सरकार जब थी तो कांग्रेस सरकार ने कुछ प्रयास किए, सीबीआई की जांच को रोड़ा अटकाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, एसआईटी के गठन को रोकने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, अदालत में गए तो उसमें रोक लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, और ये हमेशा ये कहते रहे कि भूपेश बघेल जी कहते हैं कि सबूत मेरे जेब में है, तो भाई सबूत उनके जेब में था, नहीं निकला तो अब तो आपकी सरकार है, जितने भी हत्यारे हैं झीरम के वो तो आपके कैद में है, वो सबूत भले उनके जेब से नहीं निकले, आपके कैद में जो लोग हैं उससे सच्चाई तो बुलवा सकते हैं आप। इस बात को पता लगाने की कोशिश करना चाहिए, और ये एक बड़ा संवेदनशील विषय है, और ऐसे संवेदनशील विषय में 13 साल से सिर्फ राजनीति हो रही है, ये बहुत ही ज्यादा दुखद है, अपमानजनक है, और सरकार के प्रति आम जनता का, घायलों का, शहीदों के परिवार के मन में एक अविश्वास पैदा करने की एक घटना है। और निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की जनता भी जानना चाहती है, हम भी जानना चाहते हैं
क्या ये नक्सली घटना सामान्य घटना थी या इसके पीछे कोई षड्यंत्र था? षड्यंत्र था तो उसमें कौन शामिल था? शामिल था तो उसको दंड मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ये सारे प्रश्न आज तक अनुत्तरित हैं और इस प्रश्न का जवाब हमको चाहिए, छत्तीसगढ़ की जनता को चाहिए। ठीक है, ये सवाल भी जायज़ हैं और जब ऐसे समय में हम झीरम घाटी की घटना को याद कर रहे हैं तो सवाल उठने लाजमी भी हैं। रविंद्र सिंह जी, अब नक्सलवाद खत्म हो गया है, लेकिन अभी तक जो लोग समर्पण किए हैं उनसे ऐसा कुछ इनपुट नहीं मिल पाया है कि झीरम घाटी में कौन थे, क्या हुआ, इसके पीछे की कहानी क्या है। सरकार कांग्रेस की चली गई और उनसे भी ये सारे सवाल होने थे, लेकिन बीजेपी से उम्मीद इसलिए है क्योंकि अब नक्सलवाद खत्म हुआ है और ऐसे लोगों की काफ़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है जो कि इस घटना में भी शामिल हो सकते हैं। बीजेपी क्यों सच्चाई को सामने नहीं ला रही है इस घटना की? नहीं, बीजेपी ने इस सच्चाई को कभी छिपाने का प्रयास नहीं किया, हमेशा सच को सामने लाने का ही प्रयास किया। जब ये घटना घटी उसके एक हफ्ते के अंदर हमने एनआईए जांच करा दिया। बाद में जित्तू मुदलियार ने जाके पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई, उसके बाद उन्होंने रोकने का प्रयास किया। मुझे अफसोस हुआ और अच्छा भी लगा, सुरेंद्र शर्मा जी ने स्वीकार किया भूपेश बघेल की जेब में सबूत रखा था। तो क्या कह रहे हैं, उन्होंने नहीं कर पाया, सबूत को नहीं निकाले तो आप निकाल लो। अरे आपके नेता, आपकी पार्टी के लोग मारे गए, आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती थी? आप जिम्मेदारी से भाग रहे भूपेश बघेल को ये कह के कि वो जेब से नहीं निकाले तो आप निकाल लो। वो सबूत कहाँ है? क्यों पेश नहीं किए भूपेश बघेल? दूसरी बात मोहन भैया, एक बड़ा संतोष सबके मन में होना चाहिए छत्तीसगढ़ में, एक झीरम की जो घटना घटी ना, अब ऐसे झीरम की घटना करने वाला कोई नहीं है, अब नेस्ता नाबूद हो गए। कभी झीरम जैसी कोई घटना भी छत्तीसगढ़ में नहीं होगा, इस बात की गारंटी पूरे छत्तीसगढ़ मतलब की जनता को मिलता है। और ये अपने आप में बहुत बड़ी घटना है। और हमने नक्सलवाद का समापन करके आज एक चीज कह रहा हूं, कांग्रेस के प्रवक्ता भी अच्छे से सुन ले, झीरम घाटी के जो हुतात्माएं हैं ना, जो मर गए, जो शहीद हो गए, आज उनकी आत्मा को संतुष्टि हो रही होगी कि हमें मारने वाले वो नक्सली आज ये हो गए, करके सरेंडर हो गए। जिन्होंने मारा आज उनको मतलब उनके हाथ पैर को तोड़ दिया गया, उनको विकलांग बना के हमने बैठा दिया, नक्सलवाद का समापन कर दिया गया। कांग्रेस की चिंता मैं अभी देख रहा था, अमरजीत भगत जी कह रहे थे कि मतलब मुझे तो ये लगा विकास कौन होगा, कौन लोग आएंगे। कौन आएगा बताइए? उनको पता है कौन आएगा तो बता दें, फिर क्यों भ्रम फैलाते हैं? नक्सलवाद के समापन से उन्हें कितनी तकलीफ हो रही है मुझे समझ में आ रहा है। और मुझे लगता है कभी 25-50 साल बाद फिर कांग्रेस कहीं सेंट्रल में आ गई धोखे से, अब तो असंभव चीज है, तो ये नक्सलवाद को फिर प्रारंभ करेंगे, ये नक्सलवाद को फिर प्रश्रय देंगे। क्यों बता रहा हूं, जब अमित शाह जी लोकसभा में बोल रहे थे ना नक्सलवाद, तो उन्होंने कहा कि भूपेश बघेल इसमें सहयोग नहीं करते थे, और बोलोगे तो फिर सबूत देता हूं, एक भी कांग्रेसी सांसद ने लोकसभा में खड़े होकर विरोध नहीं किया कि अमित शाह जी आप गलत बोल रहे हैं। इतना बड़ा आरोप, और देश की सर्वोच्च संसद सदन में जब अमित शाह जी बोल रहे थे, बोले एक आदि, मैं रिप्लाई देता हूं, सारे कांग्रेसियों को साथ सुन गया था। क्यों? क्योंकि सच्चाई है ये, कांग्रेस ने कभी नक्सलवाद समाप्त करने की कोशिश नहीं की। झीरम की घटना हुई, आज कांग्रेस प्रवक्ता को ये होना चाहिए था संतोष कि आज झीरम करने वाले कभी ऐसा कदम नहीं उठा सकेंगे। ये मतलब भ्रम फैलाना कि ये आ जाएगा वो आ जाएगा, जल जंगल जमीन की बात कर रहे हैं, यही नक्सली थे जो वहां विकास को रोकते थे। यदि वो नहीं रोके होते, रोड भी बनता, अस्पताल भी बनता, सब कुछ बनता। यदि वहां के उसको संसाधनों का उपयोग हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? मानव जाति नहीं करेगी तो क्या चंद्रमा में रहने वाले करेंगे या मंगल ग्रह के लोग करेंगे? यदि होगा, बस्तर में क्या कहते हैं, और अमित शाह जी ने कह दिया भाई कोई नहीं, केवल वहां सहकारिता का होगा, अमूल के तर्ज पे हम मतलब वहां पर डेयरी का विकास करेंगे। उसके बावजूद आप लोग को उन पे भरोसा नहीं, अपने पे भरोसा, अपने झूठे भ्रम पे भरोसा है कि कपोल कल्पनित रचना रचते हैं आप लोग कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। हम देखेंगे उस चीज को, और कांग्रेसी भी देखेंगे इस चीज को, झूठे साबित होंगे। अब बस्तर का विकास होगा, द्वितीय आजादी मिली है। यह झीरम की घटना अब इस तरह की कभी नहीं होगी बस्तर में। अब वहां क्या होगा? चलिए, ये भी एक बड़ा भरोसा है, लेकिन हम आएंगे आपके पास। पीड़ित क्या सोचते हैं वो भी सुन लेते हैं। शिव नारायण द्विवेदी जी हैं, झीरम घाटी में सुरेंद्र शर्मा जी के साथ ही वो थे, उनके मन में क्या चल रहा है? अभी किसी पार्टी से जुड़े नहीं हैं, इसलिए उनको ज़्यादा बेहतर ढंग से हम एक निष्पक्ष आवाज़ के रूप में सुन पाएंगे। द्विवेदी जी, क्या आपका क्या कहना है? फिर से वो 25 तारीख का दिन आ गया है। सबसे बड़ी बात तो विडंबना ये है कि 13 वर्ष में सिर्फ राजनीति हो रही है।
कौन क्या बोल रहा, किसकी सरकार आई किसकी नहीं आई, एनआईए की जांच हुई, हम लोग पीड़ित थे, गोली लगी, बयान नहीं हुआ। जब बयान ही नहीं हुआ तो फिर जांच क्या हुई? न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट जांच हुई, प्रशांत मिश्रा जस्टिस थे बिलासपुर हाई कोर्ट में, उनकी अगुवाई में। उसकी रिपोर्ट 4 साल आ गए, राजभवन को सौंप दिया गया, राजभवन ने सरकार को सौंप दी, भारतीय जनता पार्टी सरकार आई, उसको पटल में नहीं रखे। हम विजय शर्मा जी से भी मिले और रमन सिंह से भी मिले हम कि इसको पटल में रखा जाए, छत्तीसगढ़ जनता ये जानना चाहती है सत्या के पीछे किसका हाथ है। वो भी नहीं हुआ। एनआईए की जांच हुई नहीं, न्यायिक जांच आयोग का रिपोर्ट आप तलब नहीं कर पा रहे हैं। और जो देवा करके हमारे पास कमांडर था उस समय, भी सिलेंडर किया है, उसको आप कारपेट बिछा के सम्मान के साथ में सिलेंडर का आ रहा था, कम से कम उससे पूछ तो सकते चाय पिला के कि भाई सत्या के पीछे में कोई राजनीतिक षड्यंत्र था कि नहीं था? क्या जो वो भी आप नहीं पूछे। वही देवा है जिसका अभी सरेंडर हुआ? हाँ, अभी वही देवा था, हमारे पास ही था। पहचान गए आप उनको? हाँ, पहचान गए, क्योंकि मेरी बहुत लंबे समय, मैंने बहुत देर तक उससे बात भी हुई थी घटना के बाद में, करीब 10-15 मिनट तक परिचय पूछ रहा था। हमने अपना परिचय बताया तो हम बताए भी थे उस समय, हमको फिर उन लोग इंजेक्शन भी लगाए, पानी पिलाए, पट्टी बांधे, तो उससे ही मेरी बात होती थी। तो मैं जैसे ही सिलेंडर किया मैं चेहरा पहचान गया, देवा करके था। तो उससे तो आप पूछ सकते हैं, प्रेम से पूछिए, चाय पिला के पूछिए, मिठाई खिला के पूछिए कि कम से कम इसके पीछे राजनीतिक षड्यंत्र था या नहीं था, या सामान्य हत्या थी। उनका कहना, नक्सली कमांडरों का बयान आता है कि हम केवल हमारे उसमें महेंद्र कर्मा टारगेट थे। तो महेंद्र कर्मा टारगेट है तो फिर नंद कुमार पटेल के पूछने के लिए बेचैन क्यों होती? नंद कुमार पटेल कहाँ है, उनका बेटा कहाँ है, विद्यार्थी कहाँ है, उनको क्यों मारे? फिर सिपाही और ड्राइवरों को क्यों मारे, कार्यकर्ताओं को क्यों मारे? तो कहीं ना कहीं से नक्सली कमांडर भी जो सिलेंडर के झूठ बोल रहे हैं, इनके बयान पर कोई विश्वास नहीं करना चाहिए। जो हजारों लोगों की हत्या कर चुके हैं, इन पर क्या विश्वास करेंगे आप? तो न्याय नहीं मिल पाना, मैं तो बोल भी दिया हूँ। कल एक चैनल में बैठा था, मैं बोला कि 13 मई 25 की घटना है, 25 मई 13 की, 13 साल हो गए, तो 13वीं मनाकर 25 मई अभी परसों 2 दिन बाद में 13वीं मनाकर इसके मुद्दा को ही समाप्त कर जाए। क्योंकि कभी जीवन में जब तक धरती रहेगी, जब तक हम लोगों ने न्याय नहीं मिलेगा किसी भी सरकार में, ये पूर्णतः रूप से मैं नहीं, आपको इस बात का संतोष नहीं है कि कम से कम अब ये दावा हो रहा है कि ऐसी कोई घटना दोबारा नहीं होगी और नक्सलवादियों से मुक्त हो चुका है वो पूरा बस्तर? इसमें बहुत, ये भी तो एक संतोष की बात है। बहुत खुशी का विषय है कि छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त होने जा रहा है, और जिसके कारण हम लोग तो खैर त्रासदी झेले हैं। उसके पहले वीके चौबे नाथगांव एसपी थे, उनकी हत्या कर दी गई, 47 सिपाही मारे गए थे। ताल मिटला का याद होगा, 76 जवान मारे गए थे। ऐसी कई घटनाएं घटी। तो कम से कम किसी का लाल, किसी का बाप, किसी का भाई तो कम से कम आने वाले समय में यदि पूर्णतः नक्सली समाप्त हो जाते हैं तो, और सरकार को इसको बोलना चाहिए कि भविष्य में कोई घटना नहीं होगी। अभी तो अरविंद भाई बोल रहे थे, तो अभी सरकार में है, ठीक है, लेकिन सरकार को भी बोलना चाहिए कि भविष्य में नक्सली कोई भी घटना नहीं करेंगे आज पूर्णतः समाप्त करके। और बहुत खुशी की सरकार तो बोल ही रही है कि अब घटना नहीं हो पाई, क्योंकि नक्सल मुक्त हो रहा है, वो पूरा क्षेत्र तो हो ही गया है, देश भी हो रहा है। नहीं हो रहा है, सारे कमांडर सिलेंडर भी कर दिए हैं। हमारी बस यही मांग है कि, और हम चाहते भी हैं कि हर पूरे देश भर में जो भी घटना हुई है उसके पीछे जिसका भी हाथ रहा है उसके दोषी जेल के सलाखों में गए हैं, हर घटना के पीछे में। लेकिन छत्तीसगढ़ की एक बड़ी घटना हुई, उसमें कोई भी अपराधी नहीं पकड़ाया, और आप पकड़ा भी रहे हैं, सिलेंडर कर रहे हैं तो उससे आप पूछताछ नहीं कर रहे हैं। ये पीड़ा हमको जीवन भर रहेगी। ठीक है, और ये पीड़ा के लिए कांग्रेस भी उतनी ही जिम्मेदार है। सुरेंद्र जी, आपके मन में भी जरूर ये पीड़ा रही होगी, लेकिन 5 साल आप लोगों की सरकार में ये कुछ पता नहीं चल पाया कि आखिर सच्चाई है क्या इसमें। मोहन भाई, दरअसल में एक बात समझिए आप, अभी हमारे मित्र रविंद्र सिंह जी ने एक बात कहा कि अमित शाह जी ने भरे सदन में कहा कि भूपेश बघेल जी ने सहयोग नहीं किया। अब बात यह है कि आपके चैनल में ही ये समाचार प्रकाशित हुआ था और कई बार हम लोगों ने इस पर डिबेट भी किया था। जब कांग्रेस की सरकार थी और माननीय अमित शाह आए थे जगदलपुर, तो उन्होंने कहा था कि हम 75% नक्सलवाद को समाप्त करने में सफल हुए हैं। अब आप एक बात बताइए कि जब राज्य की सरकार अगर सहयोग नहीं करती, राज्य की सरकार जो है वनोपज की खरीदी को 7 से बढ़ाकर 65 गुना नहीं करती, 270 स्कूलों को नहीं खोलती, ओरछा में जाने के लिए सड़क नहीं बनाती, लोगों के मन में सरकार के प्रति भरोसा और सुरक्षा कर्मियों के प्रति विश्वास पैदा नहीं करती, ये सफलता जो भारतीय जनता पार्टी के शासन में मिली है, ये कैसे मिली? तो दरअसल में बात यह है कि अमित शाह जी या तो पहले झूठ बोल रहे थे या अब झूठ बोल रहे हैं। अब इसको भारतीय जनता पार्टी को तय करना है कि वो पहले झूठ बोल रहे थे कि अब झूठ बोल। नंबर 1। नंबर 2, नक्सलवाद छत्तीसगढ़ से या देश से समाप्त होता है तो किसी भी हिंदुस्तान के नागरिक को, किसी भी छत्तीसगढ़ के नागरिक को प्रसन्नता होगी, इसमें कोई प्रश्न नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी को इसका क्रेडिट जाता है तो भी कोई आपत्तिजनक बात नहीं। नक्सलवाद जैसी गंभीर समस्या का समापन होना ही चाहिए। तीसरी बात, जैसा अभी श्री नारायण रेड्डी जी ने कहा
कि हम तो सिर्फ अंतिम हमारा ये मांग है, एक घायल के हैसियत से अंतिम मांग है कि देवा जो इस पर सरगना था, जिसने झीरम कांड को किया, वो आपके कस्टडी में, वो आपके पास है, उससे तो पूछ लो। पूछ के तो कम से कम जनता को बता दो कि देवा का क्या कहना है। ठीक है। किसी के कहने से उसने आक्रमण किया था या अपनी योजना से आक्रमण किया था? ये बात बिल्कुल सही है कि अगर उसके टारगेट में कर्मा था तो हम लोगों से स्वयं पूछा है कि नंद कुमार पटेल इनमें से कौन है, कि नंद कुमार पटेल को क्यों ढूंढ रहे थे और नंद कुमार पटेल को दूसरी जगह ले जा क्यों मारे? उनका निर्दोष बच्चा दिनेश पटेल, जो कि राजनीति में नहीं था, सिर्फ अपने पिता का साथ देने के लिए गया था, उसकी निःशंस हत्या क्यों की गई? ये नक्सलवाद का कौन सा स्वरूप है? इस बात को जिसके घर के लोग मरे हैं ना, हमारे घर वाले तो बड़े भाग्यशाली हैं, हम भी बड़े भाग्यशाली हैं जो उस मौत के मुंह से निकल के आ गए हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के लोगों के लिए सिर्फ राजनीति का विषय है, हमारे लिए बहुत तकलीफ का विषय है मोहन भाई। बिल्कुल सही अगर बोले। नक्सलवाद समाप्त हुआ है तो ये बेहद खुशी की बात है। और जहां तक सवाल ये है कि आमतौर पे भारतीय जनता पार्टी ने जिस पूंजीवाद का विस्तार किया है, जिस तरह से रेलवे स्टेशन को बेचा है, एयरपोर्ट को बेचा है, बंदरगाह को बेचा है, तमाम जगहों को बेचा है, इससे शंका उत्पन्न होती है कि बस्तर को कहीं पूंजीपतियों को सौंपने के लिए तो नहीं खाली कराया गया। ठीक है। ये शंका हमारी है। अगर ये शंका ना हो, सिद्ध ना हो, वहां के जलवायु के हिसाब से, वहां की संस्कृति के हिसाब से, वहां के लोगों की इच्छा के अनुरूप विकास हो तो हम स्वागत करेंगे, चाहे हम भले ही विपक्ष में क्यों ना हो। बस्तर विश्व का तो सबसे सुंदर जगह है, ठीक। इसको सुंदर और शांतिपूर्वक बनाए रखने के लिए हमारा पूरा सहयोग है। बिल्कुल सहयोग रहेगा। और 2-3 मुद्दों को छूने की कोशिश उनके सवालों के जरिए हुई है, वो सवाल ले लेता हूँ। रविंद्र जी, पहली बात तो ये है कि झीरम घाटी की सच्चाई अब सामने लाने की जिम्मेदारी सरकार की है, वो तो काम किया जा सकता है, उसमें क्या कोताही क्यों बरती जा रही है? झीरम घाटी की सच्चाई सामने लाने की जिम्मेदारी अब नहीं, शुरू से रही हमारी। अभी क्यों? जिस दिन से घटना घटी उस दिन से हम प्रयास किए, एनआईए ने जांच की है, इन्होंने पुलिस में एफआईआर करवा के रोकने का प्रयास किया। दूसरी बात मैं फिर कह रहा हूं, मुझे अफसोस होता है कि जब ये लोग कहते हैं ना, क्या कहते हैं, पूंजीवाद और ये, तो एक चीज बताइए मोहन जी, 1956 में क्या हुआ? भिलाई स्टील प्लांट खुला, वहां के लिए रॉ मटेरियल कहां से आता है? बेलाडीरा को खोद रहे हैं, दल्लीराज रस ला रहे हैं, क्या संसाधनों का समापन हो गया? क्या वहां पूंजीवाद आ गया? अरे भाई, संसाधन है तो उसका उपयोग हुआ। मैं ये फिर वहां पर आदिवासियों का नुकसान हो गया क्या? नहीं खोलते भिलाई स्टील प्लांट तो क्या तुम्हें जवाहरलाल नेहरू को दोषी ठहराऊं कि आपने वहां पर बस्तर के मतलब खनिज संसाधनों का दुरुपयोग कर दिया करके? सबसे बड़ी बात है। अब एक दूसरी बात, नक्सलवाद पे बोल रहे थे, क्या कहते हैं कि उससे पूछते क्यों नहीं? दो तरीका था, या तो उन्हें गिरफ्तार करते या पुनर्वास करते। वो पुनर्वासित हो क्या आया देवा? हम पुनर्वास नीति से बंधे हुए, क्या उसको टॉर्चर करके पूछें? और होगा आवश्यकता पूछेंगे, निश्चित रूप से जानने की कोशिश करेंगे। उस देवा ने कहा है कि मैं एक एक व्यक्ति से माफी मांगूंगा जिसको जनता अदालत लगा के मैंने मारा या कुछ भी किया। उस समय हमारी नीति ऐसी थी, माफी से काम नहीं चलेगा ना। तो अब एक चीज बताइए, पुनर्वास नीति से आए हैं, क्या फांसी पे टांग दे उनको? यही सुप्रीम कोर्ट इनको बोलता था गुमराह किए बच्चे। इनके विरुद्ध जब काम होता था कांग्रेस सरकार में, मानवाधिकार के लोग खड़े हो जाते थे। एक विनायक सिंह को गिरफ्तार किया गया था रायपुर से, 28 नोबेल पुरस्कार विजेता सेंट्रल में मनमोहन सिंह की सरकार थी, दौड़ के आ गए, भैया ऐसा नहीं। अब कौन मानवाधिकार आते? अब क्यों नहीं आते? क्योंकि हमने नीति बनाई, ये गलत लोग हैं। ठीक है। और इन लोग गलत लोगों के साथ आके खड़े करते थे, इन लोग पूरा वो करते थे, प्रोपेगेंडा फैलाते थे। हमने मारा भी है, जो क्या कहेंगे? ऐसे संभावना तो लग नहीं रही है। ये रविंद्र सिंह जी कह रहे हैं कि अब पुनर्वास से आए हैं, उनको पूछताछ संभव भी नहीं है। ऐसे में तो सच्चाई भूल जाएं। मैंने कहा, मैंने जी उनसे निकालने की कोशिश की, लेकिन टॉर्चर करके नहीं कर सकते। ठीक है, वो पुनर्वास से आए, बिल्कुल जानने की कोशिश करने में क्या दिक्कत है? अब कैसे होगा तो सबके सामने आएगा। उनका देखिए, अभी कुछ दिन पहले समाचार पत्र में देखा मैं, आधे पेज का उनका बापा राव इंटरव्यू था, टीवी में इंटरव्यू आ रहा है। तो इस मुद्दे पर क्यों नहीं पूछ रहे हैं? मतलब सरकार नहीं पूछ रही कि झीरम में क्यों घटना घटी, किसने किया, कैसा, क्लियर उसमें पूछना चाहिए। तो उसमें वो सीधा बोल देते कि हमारा टारगेट महेंद्र कर्मा था, महेंद्र कर्मा टारगेट था तो बाकी क्यों मारे हुए करके। तो मुझे मैं बोल दिया ना कि कल परसों जो 25 मई 26 आएगा, उसके बाद किसी की भी सरकार रहे, चाहे भारतीय जनता पार्टी सरकार रहे, चाहे किसी भी सरकार रहे, कि कुछ लोग मर चुके हैं कमांडर जो थे,
जो कमांडर सरेंडर कर दिए दोबारा मिलना नहीं है, कोई अपना आंध्र भग जाएगा, कोई कहीं भग जाएगा, तो कभी जीवन पर्यंत इस जन्म में किसी को न्याय नहीं मिलेगा और न कुछ होगा। हम तो मुद्दा को ही छोड़ दिया, हम तो बोल दिए 13वीं बरसी में 13वीं मनाकर मुद्दा भी नहीं कर दो झीरम घाटी। सिर्फ चुनाव आता है, राजनीति करते हैं। हो सकता है आज उस कमांडर से आप महेंद्र कर्मा टारगेट बुलवा रहे हैं, चुनाव के पहले चुनाव कुछ और बुलवा दें उस कमांडर से, इनका हाथ तक करके। तो राजनीतिक लाभ लेने वाला राजनीतिक कार्य नहीं होना चाहिए। जिनके परिवार के लोग शहीद हुए हैं वही उनका दुख को जानते हैं। जो हम लोग घायल हैं, हम 3 घंटा 4 घंटा वहाँ तड़पे थे उतनी बड़ी गर्मी में, गोली लगी थी, हम परेशान थे। हमको दर्द होता है, जैसे झीरम का समय आता है तो नहीं बोल पाएंगे। जो जैसा राजनीतिक हत्या करेगा और जो राजनीतिक इसमें जो कर रहे हैं, जिनने भी किया होगा भगवान उसको दंड दिया है और देगा भी आगे। ये हम सोचकर 13वीं वर्षी में समापन कर दे रहे हैं इसको। ठीक है, समापन कर दे रहे हैं। एक सवाल शर्मा जी का भी ले लेते हैं। शर्मा जी, क्या ये जो चीज़ें हैं वो कहीं फिर से सामने आ गई तो कांग्रेस को नुकसान तो नहीं हो जाएगा? अगर ये हुआ भी तो कांग्रेस को नुकसान जैसी स्थिति में कांग्रेस क्या स्टैंड लेगी? एक चीज बताओ मेरे मोहन भाई, नुकसान के डर से क्या न्याय को रोका जाएगा? लाभ हानि का प्रश्न नहीं है ये। नहीं, फिर बाद में कांग्रेस आरोप ना लगाए कि भाई फंसाया जा रहा है कांग्रेस के नेताओं को। था अगर ये देखिए ऐसा है, लाभ हानि और नुकसान फायदा के हिसाब से राजनीति 24 घंटे नहीं होती। अपराधियों को दंड मिलना चाहिए, जिनके साथ अन्याय हुआ है उनके साथ न्याय होना चाहिए, ये सबसे अच्छी राजनीति। और इस राजनीति से सबको लाभ होता है। अगर कोई षड्यंत्र है तो उसका उजागर होना चाहिए। हाँ, पक्षपात पूर्वक नहीं होना चाहिए, गाइडेड नहीं होना चाहिए, चिन्हांकित नहीं होना चाहिए, राजनीतिक लाभ करने की नीयत से नहीं होना चाहिए। क्योंकि एक चीज समझ लीजिए आप, कोई भी अगर इसमें राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास करेगा तो जनता को मूर्ख मत समझिए। जनता जो है इन सारे बातों को नहीं समझती। यही तो गलती हुई है। राजनीतिज्ञों को ये लगता है जनता कुछ जानती नहीं है, मगर हिंदुस्तान की जनता 70 साल की आजादी के बाद सब कुछ जानती है। और उसको जब मौका मिलता है तो वो अपना निर्णय भी सुनाती है। इसलिए मेरा कहना है छल छद्म की आवश्यकता नहीं है। अगर आप न्याय करना चाहते हैं जल्दी इस रहस्य से को अनावरण कीजिए और हमको न्याय दीजिए। रविंद्र जी, जल्दी 30 सेकंड में जवाब दे दीजिए। ये सभी चाहते हैं कि भाई सच्चाई सामने आए। झीरम पे भारतीय जनता पार्टी ने कभी राजनीति नहीं की और न करेगी। जो सोच रहा है हम राजनीति करते तो गलतफहमी में। दूसरी बात, शर्मा जी आपने अच्छा कहा कि जनता सब समझती, जनता समझती। इसलिए 5 बार जब चुनाव हुए ना तो 4 बार भाजपा को जिताई। यदि 2003 में हम राजनीति 13 में राजनीति करते झीरम घाटी में तो हम दोबारा लौट के नहीं आते। झीरम घटना के बाद भी हम आए क्योंकि जनता को भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी नकारात्मक न सोच रखती, ना विचार रखती, न राजनीति करती, बल्कि भारतीय जनता पार्टी नक्सलवाद का कैसे विकास हुआ है तो जनता ने नहीं देखा होगा, लेकिन नक्सलवाद को समाप्त करते भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने क्या, उसको पूरे देश की जनता ने देखा है। नक्सलवाद का समापन भारतीय जनता पार्टी ने किया। ये बहुत बड़ी बात है। ये एक तमगा है आपकी छाती पर, एक तमगा और लग जाता अगर नक्सलवाद के इस बड़े दंश को, झीरम घाटी के सच्चाई को अगर सामने ला लिया जाए। फिलहाल ये अनुत्तरित सवाल हम यहीं छोड़ जाते हैं क्योंकि झीरम घाटी की घटना की फिर से बरसी मनाई जाएगी तो इस बात को जरूर पूछा जाएगा कि इसकी सच्चाई अब तक सामने क्यों नहीं आई। इस चर्चा के लिए समय इतना ही है। इस चर्चा में हमारे साथ सुरेंद्र शर्मा जी जुड़े, उनका धन्यवाद। डॉक्टर शिव नारायण द्विवेदी जी जुड़े, उनका धन्यवाद। और रविंद्र सिंह जी हमारे साथ बने रहे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो 3 मेहमानों को धन्यवाद कहते हुए आज की चर्चा यहीं ख़त्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV24। रखें अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।